नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में जो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो 10 नंबर, 15 नंबर और 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसका आंसर लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग लिखने का तरीका जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका बीए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है, मिड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, जिसका आंसर आपको लिखना है और इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे उसको समझिए। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति का वर्णन कीजिए और इस नीति के परिणामों पर भी प्रकाश डालिए। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो औरंगजेब है, यहाँ पे आपको औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में बताना है और इस नीति के क्या परिणाम हुए थे, उस परिणामों पर भी आपको प्रकाश डालना है। ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। तो इसका आंसर लिखने का सही तरीका क्या है उसको समझिए। सही तरीका क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से समझिए कि अगर आपको किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो कि 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा, प्रस्तावना लिखना होगा, भूमिका लिखना होगा, परिभाषा लिखना होगा, उदाहरण लिखना होगा। इन पांचों में से कोई एक आपको सबसे पहले लिखना होगा। इन पांचों को एक साथ आपको नहीं लिखना है, इन पांचों में से किसी एक को सबसे पहले आपको लिखना है। उसके बाद से बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। यानी कि जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है उतने नंबर मिलता है और आपका नंबर नहीं कटता है। तो स्ट्रक्चर को एक बार और समझ लीजिए। आपका स्ट्रक्चर ये है कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या फिर पहला आंसर या तो आपको परिचय लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है, या तो भूमिका लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है, या फिर अवधारणा लिखना है। इन पांचों में से कोई एक आपको सबसे पहले लिखना है और बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा और लास्ट में आपको वही लिखना है जो निष्कर्ष है, क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है आपको लास्ट में लिखना है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको लिखना है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको लिखना है। उसके बाद से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ और समझा देना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिए। एग्जाम के अंदर आपको पता है कि लिखते समय बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे चिन्हों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिसका प्रयोग आपको एग्जाम में करना होता है और इन चिन्हों का गलत तरीके से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नंबर कटता है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आपका पहला चिन्ह है योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये जो चिन्ह है एग्जाम में कहाँ लगाया जाता है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय किया जाता है या फिर उत्तर संख्या लिखते समय किया जाता है। इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह का मतलब होता है कि दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है ये चिन्ह। उसके बाद से दूसरा है विवरण चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग जो है कि आपका हेडिंग लिखते समय किया जाता है। यानी कि जब आप हेडिंग लिखेंगे तो हेडिंग के सामने आपको विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब आप योजक चिन्ह लिखेंगे, यानी कि जब आपको प्रश्न संख्या लिखना है या फिर उत्तर संख्या लिखना है, तो वहाँ पे आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। और अगर आप जो है कि हेडिंग लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है। इन दो चिन्हों का प्रयोग समझ लीजिए, आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिखना है और इन दो चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। अब हम लोग समझते हैं कि एग्जाम में जो है कि लिखने का सही तरीका क्या है। तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम का कॉपी है, ये एग्जाम की आपकी कॉपी हो गई। तो इस कॉपी के अंदर अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़वाया, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखने का सही तरीका क्या है। अब आँख खोल करके ध्यान समझिए। यहाँ पे जो है कि आपकी कॉपी हो गई, तो कॉपी की जो पहली लाइन है आपको क्या करना है कि कॉपी की पहली लाइन को छोड़ देना है। पहली लाइन को छोड़ करके आपको दूसरी लाइन के अंदर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 या फिर आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या है। आपको क्या करना है कि ऊपर से सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको बीच में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 1 या प्रश्नोत्तर संख्या जो दो भी हो, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मान लीजिए कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद से बीच में आपको क्या लगाना है, तो बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है और योजक चिन्ह लगाने के बाद सामने आपको एक लिखना है। उसके बाद से नीचे आपको इस तरीके से अंडरलाइन देना है और इसको फिर से इस तरीके से बंद कर देना है। ये लिखने का सही तरीका है। उसके बाद से जैसे ही आप प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद से नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 लाइन छोड़ना है या फिर 2 लाइन छोड़ना है। कम से कम आपको 2 लाइन छोड़ना है और अधिक से अधिक आपको 3 लाइन छोड़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3। यहाँ पे हम लोगों ने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा और प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने नीचे 1 2 3 लाइन छोड़ा और 3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने पहला
पहला हेडिंग लिखा औरंगजेब का परिचय। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने परिचय लिखा। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, परिचय, प्रस्तावना, भूमिका, परिभाषा, अवधारणा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने औरंगजेब का परिचय लिखा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, हम लोगों ने सबसे पहला हेडिंग लिखा, ये पहला हेडिंग हो गया। और पहला हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने नीचे अंडरलाइन दिया और यहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयोग किया, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या में हम लोगों ने योजक चिन्ह का प्रयोग किया और यहाँ पे हेडिंग में हम लोगों ने जो है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है, पहला हेडिंग हो गया। उसके बाद से नीचे आपको अंडरलाइन देना है और अंडरलाइन देने के बाद सामने आपको कौन सा चिन्ह प्रयोग करना है, सामने आपको जो है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है। भूल से भी आप यहाँ पे न तो तीर का निशान बनाइएगा और ना ही यहाँ पे कोई डिजाइन बनाइएगा। अगर यहाँ पे आप तीर का निशान बनाते हैं या फिर कोई डिजाइन बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपका नंबर काटा जाएगा। तो यहाँ पे आपको तीर का निशान नहीं बनाना है और ना ही आपको कोई डिजाइन बनाना है। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है। और विवरण चिन्ह लगाने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पे औरंगजेब का परिचय लिखा गया है। उसके बाद से ध्यान समझिए, नीचे आइए, यहाँ पे पहला हेडिंग खत्म हुआ है। तो जहाँ ही पहला हेडिंग खत्म हुआ है और दूसरा हेडिंग जब शुरू हुआ है तो पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में एक लाइन छोड़ा गया है। तो एग्जाम में जब भी आप पहला हेडिंग लिखेंगे और पहला हेडिंग जब आपका खत्म होगा और जब आपका दूसरा हेडिंग शुरू होगा तो आपको क्या करना है कि पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको दूसरा हेडिंग लिखना है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी विवरण चिन्ह लगाया गया है और नीचे यहाँ पे 2 अंडरलाइन दिया गया है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है। उसके बाद से देखिए, इसके अंदर जो पॉइंट लिखा गया है, मैंने आपको बताया कि जब आपका हेडिंग खत्म होता है तो आपको एक लाइन छोड़ना है, लेकिन एक लाइन किस में छोड़ना है, एक लाइन आपको वहाँ पे छोड़ना है जहाँ पे आपका मेन हेडिंग खत्म होता है। जैसे हेडिंग जो होता है, मेन हेडिंग के अंदर अगर आपको कोई दूसरा हेडिंग है तो वहाँ पे आपको लाइन नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मेन हेडिंग हो गया, तो मेन हेडिंग के अंदर कोई पॉइंट अगर आ रहा है तो पॉइंट के बीच में आपको लाइन नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मेन हेडिंग हो गया औरंगजेब की दक्षिण नीति, तो ये आपका मेन हेडिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे जो पहला हेडिंग आया है 1 2, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो आपका 1 2 आया है तो ये जो है कि ये इसी हेडिंग के अंदर पॉइंट निकल के आया है। तो अगर आपको पॉइंट लिखना है, उसी के अंदर पॉइंट लिखना है हेडिंग में, तो पॉइंट के लिए क्या होता है, लाइन नहीं छोड़ जाता है। पॉइंट के लिए आपको लाइन नहीं छोड़ना है, आपको लाइन छोड़ना है मेन हेडिंग के लिए। जैसे यहाँ पे जो था ऊपर, तो ऊपर आपका मेन हेडिंग था औरंगजेब का परिचय, उसके बाद से औरंगजेब की दक्षिण नीति, ये भी मेन हेडिंग था। तो जो मेन हेडिंग होता है उसके बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है। बाकी आपका जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बीच में आपको लाइन नहीं छोड़ना है। देखिए, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो जो आपका पहला पॉइंट है और जो आपका दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में आपको कोई लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो है मेन हेडिंग नहीं है। उसके बाद से आगे समझिए, यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो मेन हेडिंग होता है उसके अंदर आपको लाइन छोड़ना है और जो मेन हेडिंग नहीं होता है उसके अंदर आपको नहीं छोड़ना है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे आपका 5वां पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका 5 पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो है कि आपका मेन हेडिंग शुरू हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका मेन हेडिंग शुरू हो रहा है, तो जहाँ पे आपका मेन हेडिंग शुरू हो रहा है यहाँ पे देखिए एक लाइन छोड़ा गया है। तो जहाँ पे आपका मेन हेडिंग शुरू होता है या फिर जहाँ पे आपका मेन हेडिंग खत्म होता है वहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना है। बाकी आपका जो भी पॉइंट है, पॉइंट के अंदर आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखा गया है, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन दिया गया है और यहाँ पे जो है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है कि आगे देखते हैं लिखने का तरीका किस तरीके से है। उसके पास आगे देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दिए कि ऊपर से आपको हमेशा एक लाइन छोड़ करके ही लिखना है, तो एक लाइन छोड़ा गया है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट आ गया है, पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2, फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है और इसके अंदर एक और पॉइंट आ गया है क ख, उसके बाद से नीचे ग। तो ये जो है पॉइंट के अंदर ही पॉइंट आ गया है। ध्यान समझिए, ये जो है आपका पहला पॉइंट है और पहले पॉइंट के अंदर ही एक और पॉइंट आ गया है क, दूसरा पॉइंट आ गया है ख, उसके बाद से तीसरा पॉइंट आ गया है ग। इस तरीके से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका फिर से दूसरा पॉइंट शुरू हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट शुरू है गोलकुंडा विजय। तो ये जो गोलकुंडा विजय दूसरा पॉइंट शुरू हुआ है, इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपका पॉइंट एक और शुरू हो गया है क। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मेन हेडिंग होता है उसके बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है। तो ये मेन हेडिंग हो गया आपका गोलकुंडा विजय, दूसरा जो है आपका मेन हेडिंग हो गया। तो मेन हेडिंग जब खत्म हुआ है तो एक लाइन छोड़ा गया है। फिर उसके बाद जो पॉइंट शुरू हुआ है, पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट शुरू हुआ है, पॉइंट के बीच में अगर आप देखेंगे तो कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। तो पॉइंट के बीच में आपको लाइन नहीं छोड़ना है, आपको लाइन छोड़ना है जो मेन हेडिंग होता है, मेन हेडिंग के बीच में आपको लाइन छोड़ना है। उसी तरीके से आगे देखिए, जो चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा आपको लिखना होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए अगला पॉइंट आपका ख है, फिर उसके बाद ग है, फिर उसके बाद ध्यान समझिए यहाँ पे
एक लाइन छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? तो यहाँ पे इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे जो पहला पॉइंट था उसका ये ग खत्म हो गया, उसके बाद से यहाँ पे दूसरा हेडिंग आपका शुरू हो गया, इसलिए आपका यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अगला पॉइंट था, अगला पॉइंट आपका खत्म हो गया है। तो अगला पॉइंट अगर खत्म हो रहा है तो वहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, और जो मेन हेडिंग है उसके अंदर आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से दक्षिण नीति के परिणाम लिखा गया है, फिर यहाँ पे पॉइंट आपका शुरू हो गया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, तो पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा और आपका नंबर नहीं कटा जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट है, यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे आगे आपका लिखा गया है, यहाँ पे आगे आपका छठा पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे जब आपका पॉइंट खत्म हो गया, आपने सब कुछ लिख लिया, और लास्ट में जब आप आ गए, लास्ट में आपको क्या बताया मैंने, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे निष्कर्ष लिखा गया है, और निष्कर्ष के अंदर कम से कम यहाँ पे 6 से 7 लाइन या फिर 8 लाइन यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया गया है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, कम से कम 5 लाइन आपको, कम से कम आपको 5 लाइन तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे एक बार आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, एक बार और समझा दे रहा हूँ पॉइंट को किस तरीके से आपको कवर करना है। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपको समझने में। क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन ये था कि औरंगजेब की दक्षिण नीति का वर्णन कीजिए और इस नीति के परिणामों पर भी प्रकाश डालिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा औरंगजेब का परिचय, हम लोगों ने औरंगजेब का परिचय लिखा, उसके बाद से आगे हम लोगों ने औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में लिखा, और दक्षिण नीति के बारे में यहाँ पे लिखते हुए हम लोगों ने 1 2 उसके बाद से 3 4 5 यहाँ पे हम लोगों ने 5 पॉइंट लिखा। उसके बाद से दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग लिखा औरंगजेब की दक्षिण विजय, क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब की दक्षिण विजय के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने औरंगजेब की दक्षिण विजय के बारे में लिखा, और यहाँ पे औरंगजेब की दक्षिण विजय में यहाँ पे हम लोगों ने जो है कि बीजापुर विजय लिखा, बीजापुर अभियान लिखा, उसके बाद से विजय अभियान लिखा, फिर द्वितीय विजय अभियान लिखा, फिर उसके बाद से यहाँ पे तृतीय अभियान लिखा। यानी कि जो भी हुआ है, घटनाएं जो भी घटित हुई है उसको हम लोगों ने पॉइंट में लिखते गए, हम लोग पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरीके से हम लोग लिखते गए हैं। उसके बाद से यहाँ पे गोलकुंडा विजय, यहाँ पे दूसरा पॉइंट शुरू है गोलकुंडा विजय, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों ने मराठों के साथ संघर्ष जो हुआ उसके बारे में लिखा है। फिर यहाँ पे मुगलों का प्रारंभिक संघर्ष क करके इस तरीके से पॉइंट नंबर क इस तरीके से करके हम लोगों ने लिखा है। फिर उसके बाद से आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है कि दमन के प्रयास, उसके बाद से औरंगजेब का दक्षिण आगमन, उसके बाद से यहाँ पे दक्षिण नीति के परिणाम, उसके बाद से आगे यहाँ पे इसके अंदर लिखा है साम्राज्य की वृद्धि हानिकारक, उसके बाद से आगे इसी में हम लोगों ने लिखा है आर्थिक संकट, फिर उसके बाद से उत्तरी भारत में अनुशासनहीनता फैलना, फिर उसके बाद मराठों की राष्ट्रीय चेतना जागृत होना, फिर कृषि तथा व्यापार पर आघात। उसी तरीके से आगे हम लोगों ने लिखते गए हैं, और लास्ट में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा है दक्षिण रियासतों पर नियंत्रण। उसके बाद से लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो गया, लिख लिए हैं, तो लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया है। तो ये लिखने का सही तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, जब कोई भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा, जब कोई भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा शुरू से, तो जैसे ही वो देखेगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा गया है, और इस तरीके से जब आपका पॉइंट लिखा हुआ पाएगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, इस तरीके से जब पॉइंट 2 देखेगा, और इस तरीके से जब आपका लिखावट देखेगा, इस तरीके से जब लिखे रहेंगे आप, तो इस तरीके जब वो लिखा हुआ पाएगा और इसके बीच बीच में जब पॉइंट पाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का है तो आपको 15 में 15 या फिर 15 में 14 नंबर दे के ही जाएगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, और मैं लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से लिखना है। एक बात और समझ लीजिए कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसके अंदर अगर आप उसके आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको कम से कम 7 से 8 हेडिंग लिखना है। ये 7 से 8 आपका हेडिंग हो गया, ध्यान से समझ लीजिए, ये 7 से 8 आपका हेडिंग हो गया। उसके बाद से आपको इसके अंदर कम से कम आपको 10 से 12 या फिर 15 आपको क्या करना है, 10 12 या फिर 15 आपको पॉइंट लिखना है। 7 से 8 आपको हेडिंग लिखना है, 10 12 और 15 पॉइंट लिखना है। कम से कम आपको 10 पॉइंट तो लिख के जाना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा और आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।